नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। आज हम संधि पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में संधि में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये पढ़ा था। संधि में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं: आदेश, एकादेश, आगम और लोप। आज हम संधि के भेद पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये मुख्य भेद होते हैं संधि के। तो स्वर संधि कहाँ होती है? अगर हम थोड़े में पढ़ें तो स्वर संधि प्लस से पहले भी स्वर हो और प्लस के बाद भी स्वर हो तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि कहाँ होती है? प्लस से पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद भी व्यंजन हो। व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है। तो प्लस से पहले कई बार स्वर भी आ जाता है और दूसरी तरफ फिर व्यंजन आना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर या स्वर से होने पर व्यंजन संधि होती है, जबकि स्वर का मेल स्वर से ही होगा तो स्वर संधि होगी। विसर्ग संधि में क्या होता है? प्लस से पहले विसर्ग होता है और ये जरूरी है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर होगा ही होगा, क्योंकि विसर्ग जो है वो स्वर के सहारे से ही रहता है। प्लस के बाद व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, तो वो विसर्ग संधि होती है। बाकी हम विस्तार से स्वर संधि की बात करेंगे उनको। अब हम स्वर संधि करेंगे सबसे पहले। तो स्वर संधि, स्वर का मेल स्वर से हो तो क्या होती है? स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे हम स्वर संधि की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इसी से बन जाएगी। तो हम लिखेंगे कि स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि होती है। इसको अच संधि भी बोलते हैं। अच संधि, स्वर संधि का ही दूसरा नाम क्या है? अच संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वैसे तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन जो हिंदी का सिलेबस है 12वीं तक उसमें सिर्फ 5 भेद ही होते हैं। तो हम स्वर संधि के कितने भेद करेंगे? 5 भेद करेंगे। 5 भेदों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और 5वां है अयाधी संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हम करेंगे। वैसे 8 भेद होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 ही है। हमारे सिलेबस का मतलब है कि एच टेट में, सी टेट में, सीईटी में, इनमें सिर्फ 5 भेदों में से ही पूछा जाता है। तो हम 5 भेद करेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि कहाँ होती है। तो दीर्घ संधि शुरू करते हैं हम सबसे पहले कर रहे हैं दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद, और इसका नाम है दीर्घ संधि। अच्छा, ये तो हमें पता चल ही गया
कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। प्लस के पहले भी स्वर होता है और प्लस के तुरंत बाद भी स्वर होता है। स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वर 11 है, जिसमें से 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर। पर संधि में चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, कोई भी आए तो स्वर संधि हो जाती है। जैसे हमने ये स्वर लिखे हैं, एक बार हम वर्णों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले संधि का टॉपिक पूरा कर लेते हैं। देखो ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है, 4 ह्रस्व स्वर है और 7 दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ है बड़ा, तो दीर्घ संधि में क्या होगा कि 2 समान स्वर आएंगे दोनों तरफ और वो जुड़ के दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि भी पड़ा है। इसका एक नाम और है, सवर्ण संधि। दीर्घ संधि का ही दूसरा नाम क्या है? सवर्ण संधि। अब ये एक नया शब्द आ गया, सवर्ण। सवर्ण क्या होता है? जैसे सवर्ण, सजातीय, विजातीय, असवर्ण, ये 3-4 शब्द होते हैं, उनमें से एक है सवर्ण। सवर्ण संधि भी बोलते हैं। सवर्ण का मतलब उसी कैटेगरी का, उसी जाति का। जैसे ए जो है ये आ के सवर्णी है, छोटी ई बड़ी ई के सवर्णी है, छोटा उ बड़े उ के सवर्णी है। तो इन ए, आ, ई, उ, इनको आपस में हम सवर्णी बोलेंगे। सवर्णी का अर्थ क्या है कि उसी जाति का होना, जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, वो सवर्णी होते हैं। हिंदी में ये 3 जोड़े सवर्णी होते हैं। संस्कृत में री भी आता है, री भी आता है, तो वो हम संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम हिंदी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पे दीर्घ संधि के भी 3 भाग हो जाते हैं, जिसमें से पहला क्या है कि प्लस के इस तरफ ए या आ होना चाहिए, यानी प्लस से पहले। इसी बात को हम यूं भी बोल सकते हैं, पूर्व पद के अंत में ए और आ हो तथा उत्तर पद के आदि में ए और आ हो। तो हम इतनी कठिन लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आसान तरीके से समझे तो प्लस के तुरंत पहले ए या आ में से कोई वर्ण हो, इसके तुरंत बाद भी ए या आ हो, तो हम इन दोनों को मिलाकर आ में बदल देंगे। आ क्या है? दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ संधि में दीर्घ ही बनेगा। अब देखो ये कैसे इसकी संभावना कैसे होती है भाई। हमारे सामने ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद आ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ हो सकता है, यहाँ पे भी आ, और यहाँ आ आए तो यहाँ ए भी आ सकता है। कुल मिला के हमें ये देखना है, दोनों तरफ ए या आ में से ही कोई वर्ण होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर हम आ में बदल देंगे। उदाहरण देखो, जैसे काम प्लस में अरी, अरी का मतलब दुश्मन। मैं में क्या मिला हुआ है? ए, और ए ये है, ए और ए को मिला के क्या बना देंगे? आ बना देंगे, और ये शब्द बनेगा कामारी। काम का मतलब है कामदेव, अरे का मतलब है स्त्रु, कामदेव का स्त्रु, यानी कामदेव को किसने वशम कर दिया था? शिव ने। तो ये कामारी शब्द शिव का पर्यायवाची भी है, साथ में आपको पर्यायवाची भी होते जाएंगे। तो यहाँ दोनों तरफ ए और ए का मिलन हुआ। अब देखो एक तरफ ए हो और दूसरी तरफ आ जाए तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे देव प्लस में आल्य, और ये शब्द बनेगा देवालय। क्यों बनाइए? वै में ए मिला हुआ है और आ यहां से ले लिया, दोनों को मिला के किस में बदल दिया? आ में बदल दिया, देवालय शब्द बन गया।
दोनों तरफ आ भी आ सकता है, जैसे वार्ता प्लस में आलाप, और ये शब्द बनेगा वार्तालाप। यहाँ पे किन दो वर्णों की संधि हुई है? आ की आ से हो, दोनों आ को मिला के भी आ में ही बदल दिया। इसको देख के मुझे एक शब्द याद आ गया, कारावास। तो कारावास शब्द कैसे बनता है? कारा प्लस में आवास, और ये शब्द बन जाएगा कारावास। अब यहाँ पे अगर कार लिखा हुआ आ गया और यहाँ आवास, तो वो गलत हो जाएगा। भाई कार शब्द सार्थक तो है, एक प्रत्यय है ये, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, लोहकार, बहुत सारे शब्द बनते हैं, ये एक प्रत्यय की तरह प्रयोग किया जाता है, निरर्थक तो नहीं है। पर कार का मतलब होता है बनाना या बनाने वाला, इस अर्थ में लगता है ये। और तो कार प्लस में आवास करेंगे, आवास का मतलब घर, कार का मतलब बनाना, घर बनाना, ये तो इसका सार्थक अर्थ नहीं हुआ। मतलब शब्द सार्थक है, लेकिन कारावास जो अर्थ निकल रहा है उससे मेल नहीं खा रहा ये, तो इसीलिए यहाँ पे शब्द होगा कारा। कारा का अर्थ है भाई पीड़ा, दुख, और आवास का मतलब घर, पीड़ा देने वाला घर। अब ये सार्थक हुआ। संधि होने के लिए दोनों तरफ जो पद हैं वो सार्थक होने चाहिए, सार्थक भी होने चाहिए, लेकिन उसी अर्थ में जो जोड़ने पर शब्द बन रहा है उससे संबंधित ही अर्थ उसका होना चाहिए, अलग अर्थ में नहीं होना चाहिए वो। जैसे कार शब्द सार्थक था, फिर भी हम कार प्लस आवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अर्थ वो नहीं निकल रहा जो हमें इस शब्द के लिए जरूरत है। अब पहले आ भी आ सकता है, बाद में ए भी आ सकता है, जैसे विद्या प्लस में अर्थी, अर्थी का मतलब चाहने वाला, और ये शब्द बनेगा विद्यार्थी। तो यहाँ पहले क्या आ गया और बाद में ए आ गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि ए और आ में से कोई भी वर्ण आए, हम दोनों को मिलाकर आ में ही बदलेंगे। ए और आ में आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ संधि में कौन सा वर्ण बनेगा? दीर्घ वर्ण ही बनेगा। तो ये इसका पहला पॉइंट क्लियर होता है कि जहां पे ए और आ जाए वहां पे हमें क्या करना है। अब हम इसका अगला पॉइंट करेंगे ई वाला। भाई ई छोटी ही ई हो चाहे बड़ी हो, इसको हम ह्रस्व ई, इसको दीर्घ ई भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी ह्रस्व ई हो और दीर्घ ई हो, चाहे कोई भी हो, हम दोनों को मिलाकर दीर्घ ई में ही बदलेंगे। एक बात और, जैसे हम दोनों तरफ ए या आ को मिला रहे थे तो एक वर्ण में बदल रहे थे, यहाँ पे आदेश हुआ या एक आदेश हुआ? यहाँ पे हम दोनों तरफ के वर्णों को मिलाकर एक वर्ण में बदल रहे थे, तो यहाँ एक आदेश हुआ है, तो दीर्घ संधि में क्या हो रहा है? एक आदेश। दूसरा भाग है इसमें ई का। अब दोनों तरफ ई होनी चाहिए, छोटी बड़ी कोई भी ई हो हम मिला के बड़ी ई में बदल देंगे। इसमें भी वही संभावना रहेगी, दोनों तरफ छोटी ई भी हो सकती है, दोनों तरफ बड़ी ई भी हो सकती है, एक तरफ बड़ी और एक तरफ छोटी ई भी हो सकती है। ये चारों संभावनाएं हो सकती है, तो हम दोनों को मिलाकर किस में बदलेंगे? दीर्घ ई में बदलेंगे। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे रवि प्लस में इंद्र, यहाँ व में भी छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों छोटी ई को मिलाकर किस में बदल देंगे? बड़ी ई में, और ये शब्द बन जाएगा रविंद्र। अब रविंद्र को लिखते वक्त हम ज्यादातर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है, तो संधि करने से हमारे शुद्ध भी अपने आप हो जाते हैं। दोनों तरफ बड़ी ई भी हो सकती है, जैसे शब्द आया नदी प्लस में ईश, यहाँ दोनों तरफ बड़ी ई है और दोनों को मिलाकर बड़ी ई में ही बदलेंगे, नदीश। ईश के बहुत सारे अर्थ हैं, स्वामी, मालिक, समूह, तो यहाँ पे नदियों का स्वामी समुद्र,
तो नदीस जो शब्द किसका पर्यायवाची बना है? समुद्र का पर्यायवाची बना है। जैसे पहले बड़ी ई आ जाए और बाद में छोटी ई आ जाए तो भी किस में बदलेंगे हम? बड़ी ई में ही बदल देंगे। अब एक शब्द है मही। मही का मतलब है धरती, और ईस, यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ गई? बड़ी ई आ गई। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी बना लेते हैं। ये शब्द बनेगा महीस। एक तरफ छोटी ई और दूसरी तरफ बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। जैसे वारी प्लस में ईस, और ये शब्द बन जाएगा वारिश। जल का समूह है, यानी इसका अर्थ है समुद्र। वारिश शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? समुद्र के लिए। और एक ये शब्द होता है वारिस, इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। एक होता है बारिश, ये होता है वर्षा। तो ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हमें मिलते जुलते शब्दों में ध्यान रखना चाहिए कि किसका क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे ये वाला अगर हम देखें, यहाँ पे बड़ी ई है, हम छोटी ई भी लिख सकते हैं, मही प्लस में इंद्र। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र। कहने का मतलब है कि दूसरी तरफ छोटी ई आ जाए तो भी दोनों को मिलाकर बड़ी ई में ही बदलेंगे। और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे लक्ष्मी प्लस में इंद्र, लक्ष्मी इंद्र बन जाएगा। तो दोनों तरफ होनी चाहिए ई ही, छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो इसी तरह हम ऊ के भी उदाहरण अब करेंगे। तो ऊ में भी यही 4 संभावनाएं हो सकती है। हम साफ कर लिखते हैं। ऊ ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, दोनों को मिलाकर हम दीर्घ ऊ में बदल देंगे। इसकी भी 4 ही संभावनाएं होगी। छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़े ऊ में बदलेंगे। छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़े ऊ में ही बदलेंगे हम। और बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ भी आ सकता है, और बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ भी आ सकता है। हम बदलेंगे दीर्घ ऊ में ही। तो जैसे दोनों तरफ छोटे ऊ हो सकते हैं। उदाहरण इसके भानु प्लस में उदय, यहाँ भी छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, और दोनों को मिलाकर हम बड़ा ऊ बना देंगे। न पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे भानु पे। छोटा ऊ हो पहले, बाद में बड़ा ऊ हो, तो भी हम किस में बदलेंगे? बड़े ऊ में ही बदलेंगे। जैसे लघु प्लस में ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहरें। यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, और बन क्या जाएगा? ये बड़ा ऊ। लघुर्मी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी लहरें। दोनों तरफ बड़े ऊ भी आ सकते हैं। जैसे भू, भू का मतलब धरती। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब पावर, और ये बड़ा ऊ ही बन जाएगा भूर्जा। भूमि की ऊर्जा। पहले बड़ा ऊ भी आ सकता है और बाद में छोटा ऊ भी आ सकता है। जैसे वधु प्लस में उत्सव, तो ये शब्द बनेगा वधुत्सव। ऐसे हमें ध्यान रखना है, पर संधि विच्छेद करते वक्त भी ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द क्या होगा। जैसे एक शब्द है सरयूर्मी। सरयू नदी की लहरें, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, तो हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे? सरयू प्लस ऊर्मी लिखा हुआ मिलेगा, और ये भी मिल जाएगा सरयू प्लस में ऊर्मी। 2 ऑप्शन तो चलो हम काट देते हैं।
दिक्कत दो में ही होती है। तो अब देखो उ और उ मिलके भी बड़ा उ ही बनना है, बड़ा उ और बड़ा उ मिलके भी बड़ा उ ही बनना है। तो ऐसे में हमें सार्थक शब्द लेना है। तो इसमें से सार्थक शब्द कौन सा है? बड़े उ वाला, यानी सरयू शब्द ये वाला ठीक है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें विच्छेद करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। अब हिंदी में री वाले कोई उदाहरण मिलते नहीं है। री में भी हो सकता है, ये संस्कृत में होता है कि दोनों तरफ री आ जाए तो भी हम दीर्घ री में बदल देंगे। जैसे ये एक संस्कृत का उदाहरण है, री इधर है री इधर है, तो दीर्घ री हो जाएगी और दीर्घ री को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हिंदी में नहीं मिलते हैं, बाई चांस की बात है, ये संस्कृत में मिलते हैं, तो इनको हम संस्कृत में करेंगे। तो ये दीर्घ संधि या स्वर्ण संधि पूरी हो गई है। अगली संधि हम करेंगे गुण संधि।